हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्कर्ष गोस्वामी और आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए भौतिकी फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग RSMSB की जो लैब असिस्टेंट एग्जामिनेशन जो 28 जून से होने वाली है, उसके लिए आज हम कुछ फिजिक्स के भौतिकी के महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स लैब असिस्टेंट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में है, देखिए आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, सरल आवर्त गति जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है SHM जो होती है, उसकी उच्चतम स्थिति पर यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और न्यूनतम होती है और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम होती है। दूसरा कहता है कि काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होती है और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। गतिज और काइनेटिक एनर्जी, गतिज व स्थितिज ऊर्जा दोनों ही अधिकतम होती हैं और गतिज व स्थितिज ऊर्जा दोनों ही न्यूनतम होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होना चाहिए? देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल जो होता है वो माध्य स्थिति यानी मीन पोजीशन के सापेक्ष गति करता है, उसके इर्द गिर्द मोशन करता है, थ्रू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है। और ये गति सरल रेखा में होती है। सरल रेखा के जो दोलन होते हैं ऑक्सिलेशंस इन अ लीनियर पाथ, वो आपका सरल आवर्त गति होती है, वो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, ठीक है। तो उसमें कण क्या करता है, सीधी रेखा में अपनी माध्य स्थिति, जैसे ये माध्य स्थिति है, इसको मैं इसकी x इज इक्वल्स टू 0 पोजीशन कहूँगा। ये इसकी क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 पोजीशन है। तो पार्टिकल क्या करेगा, इर्द गिर्द मोशन करेगा। पहले इधर जाएगा, फिर बाद में दोबारा अपनी माध्य स्थिति में आएगा, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा और फिर दोबारा लौट कर ये अपनी माध्य स्थिति में आ जाएगा। तो इस प्रकार के दोलन जो होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, SHM कहलाते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए कि जब पार्टिकल अपनी माध्य स्थिति में, जब पार्टिकल यानी जो कण है वो अपनी 1 मिनट, हाँ, जब पार्टिकल जो कण है वो अपनी माध्य स्थिति से, ये इसकी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है, इससे ये अपने उच्चतम आयाम यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कि प्लस A डायरेक्शन पे, ये A डायरेक्शन है, ठीक है। ये कौन सा है, पॉजिटिव A डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर ये नेगेटिव A डायरेक्शन में मान लेता हूँ। तो पहले पार्टिकल पॉजिटिव A की डायरेक्शन में गया यानी वो उच्चतम आयाम पे गया। अब देखिए जब पार्टिकल उच्चतम आयाम पे जाता है तो वो रुक जाता है, तो उस पर वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, वो ज़ीरो होता है। तो उच्चतम आयाम पर वेग ज़ीरो होता है। अब जब उच्चतम आयाम पर वेग ज़ीरो होगा तो ध्यान रखना गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, गतिज ऊर्जा ज़ीरो होती है वहाँ पर। और जब गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि उच्चतम बिंदु पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, क्योंकि पार्टिकल का जो वेग होता है वो शून्य हो जाता है, इसलिए गतिज ऊर्जा वहाँ पर न्यूनतम होती है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। और उसका बिल्कुल विपरीत माध्य स्थिति पूछता तो माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा हो जाती है अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा हो जाती है न्यूनतम यानी कि शून्य, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा न्यूनतम तथा स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, ठीक है। ये इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो सरल आवर्त गति में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, जिसे अपन k कह देते हैं, हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक, ठीक है। तो यहाँ k कांस्टेंट है, तो हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। तो ध्यान रखना जब एक्सट्रीम पोजीशन आती है तो वहाँ पर x किसके बराबर हो जाता है, a के बराबर हो जाता है। इस कंडीशन पे यहाँ पर अगर आप x की जगह a पुटअप कर दोगे तो जो फॉर्मूला बनेगा वो हाफ a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर शून्य हो जाएगी, ठीक है। और उसके विपरीत जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ k x स्क्वायर। तो ध्यान रखना जब x की वैल्यू a हो जाएगी यानी कि जब उच्चतम आयाम आएगा तो उस कंडीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी u है वो अपने मैक्सिमम बिंदु पर पहुंच जाएगी, जो कि हाफ k a स्क्वायर के बराबर होगा। तो ध्यान रखना उच्चतम बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ k a स्क्वायर होती है,
जबकि गतिज ऊर्जा जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो शून्य होती है। ठीक है, अब अपन अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, कण, दूसरा प्रश्न है, कण सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका आवर्तकाल टी है। वह समय जिसमें कण की गतिज ऊर्जा दोलन करती है। कण की गतिज ऊर्जा, ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, उसका आवर्तकाल हमेशा सरल आवर्त गति कर रहे कण के आवर्तकाल का आधा होता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही आधे आवर्तकाल में अपना एक दोलन पूर्ण करती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो T/2 इसका आवर्तकाल है। आवर्तकाल होता क्या है? एक दोलन कंप्लीट करने का टाइम, एक ऑक्सीडेशन को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो आपका आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो स्थितिज ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा है, स्थितिज हो चाहे गतिज हो, दोनों का ही आवर्तकाल सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए T/2 होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। स्प्रिंग के दोलन का आवर्तकाल पृथ्वी पर 12 सेकंड है, तो इस स्प्रिंग का आवर्तकाल मून पर कितना होगा? देखिए, स्प्रिंग का जो आवर्तकाल होता है, टी जो होता है स्प्रिंग के लिए, किसके लिए? स्प्रिंग के लिए टी का फॉर्मूला होता है 2π√m/k, जहाँ पर k स्प्रिंग कांस्टेंट है, m जो है वो उस पिंड का द्रव्यमान है जो कि स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसको अपन स्प्रिंग का द्रव्यमान या स्प्रिंग से जुड़े हुए जो भी कण है उसका द्रव्यमान यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग से जुड़े हुए कण का द्रव्यमान यहाँ पर m कहते हैं अपन। ठीक है, एक स्प्रिंग में जो कण है, जो दोलन कर रहा है, जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, वो पृथ्वी पर उसका आवर्तकाल 12 सेकंड है और चांद पर आपको, मून पर उसका आवर्तकाल निकालना है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले पे देख सकते हो, ये द्रव्यमान पे यानी कि स्प्रिंग से जुड़े हुए पिंड के द्रव्यमान पे और स्प्रिंग के नियतांक के पर ही निर्भर कर रहा है, बाकी किसी चीज़ पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसलिए चाहे चांद पे जाओ चाहे मंगल पे जाओ, आवर्तकाल कभी भी बदलेगा नहीं, वो 12 का 12 सेकंड ही रहेगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आवर्तकाल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण पे, गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर नहीं करता है। किसके लिए? स्प्रिंग के लिए। ठीक है, स्प्रिंग के लिए निर्भर नहीं करता है, जबकि पेंडुलम के लिए निर्भर करेगा, उसके लिए होता है 2π√L/g। ओके, तो यहाँ पर स्प्रिंग पूछा गया था, तो आवर्तकाल 12 सेकंड अगर पृथ्वी पे है तो चांद पे भी वही रहेगा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होता है। 20 ग्राम द्रव्यमान का एक कण स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग नियतांक k है, सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसकी आवृत्ति 5/π हर्ट्ज है। स्प्रिंग नियतांक k का मान आपको निकालना है। तो स्प्रिंग नियतांक k का मान आपको निकालना है। यहाँ पर आपको आवृत्ति दे रखी है, स्प्रिंग की आवृत्ति दे रखी है, जो सरल आवर्त गति कर रही है उसकी आवृत्ति दे रखी है 5/π हर्ट्ज। तो यहाँ पर अपन करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आवृत्ति होती है, यानी कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की यहाँ बात कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन कर रही है? स्प्रिंग कर रही है यहाँ पर। तो उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जानते हैं, जो कि टाइम पीरियड के फॉर्मूले से ही आता है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/t होती है, टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी बनती है, ध्यान रखना, सॉरी, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी बनती है, फ्रीक्वेंसी को चलो मैं यहाँ पर n लिख देता हूँ। n यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, तो फॉर्मूला बनता है 1/2π√k/m। ठीक है, अब मुझे तो k की वैल्यू चाहिए, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर लगा दूंगा। तो देखो, n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/4π का स्क्वायर, और k और m अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो k की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? देखो, 4π² m को n² के पास भेज दो, तो ये बन जाएगी 4π² m n, या मैं ऐसे लिख देता हूँ 4π² n² m। ठीक है, अब आपको n और m की वैल्यू रख देनी है, और पाई की वैल्यू तो आपको पता ही होती है, 22/7 होती है। ठीक है, तो अब इस सब को कैलकुलेट करना है, पर पाई की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ जो आवृत्ति n दे रखी है वो 5/π दे रखी है। तो जो k का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4 × पाई का स्क्वायर, मैं π² ही रखता हूँ। n की जगह मैं क्या रख दूँगा? 5/π का होल स्क्वायर, क्योंकि n का मान आपको प्रश्न में कितना दे रखा है? 5/π हर्ट्ज। ठीक है, और m कितना है? जो कण का द्रव्यमान है, जो कि आपका 20 ग्राम है। 20 ग्राम को kg में कन्वर्ट करोगे तो 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब इस सब को कैलकुलेट कर लो, तो आपका वैल्यू आ जाएगी। देखिए, 4π² तो पड़ा ही है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, नीचे पाई का स्क्वायर हो गया,
और 20/100 कितना, 20/100 इसको मैं लिख देता हूँ 0.02, या 2/100 कर देता हूँ, 2/100। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर उड़ गया, 25 से 100 4 बार उड़ गया, 4 से 4 कट गया, तो कितना बचा, 2 बचा। तो स्प्रिंग नियतांक का मान आ गया 2 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है, तो 2 न्यूटन पर मीटर इसका आंसर है। इस फॉर्मूले से अपन ने सॉल्व किया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 2, सी ऑप्शन, 2 न्यूटन पर मीटर, ओके। पांचवा प्रश्न है, अनुनाद रेजोनेंस की दशा में दोलनों का आयाम एम्पलीट्यूड होता है। देखो, अनुनाद वो कंडीशन होती है, रेजोनेंस वो एक फिनोमेनॉन है जिसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, किसी भी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो चालक फ्रीक्वेंसी है, चालक आवृत्ति है, वो मूल आवृत्ति के बराबर हो जाती है या उसके नज़दीक आ जाती है। बराबर तो नहीं कह सकते, उसके नज़दीक आ जाती है, एकदम नज़दीक या अप्रॉक्सीमेटली इक्वली होती है। तो जब हम ये कह सकते हैं कि जब जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति, चालक आवृत्ति है, वो मूल आवृत्ति के बराबर हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन को अनुनाद कहते हैं। और उस कंडीशन पे जो आयाम होता है वो अधिकतम हो जाता है, ध्यान रखना। आयाम जो होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है, वो अधिकतम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इफ़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड, बट देखो इंग्लिश में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, हिंदी में बता दूंगा मैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि सरल आवर्त गति को इस समीकरण से अपन को दर्शाया गया है, d2x/dt² प्लस अल्फा x बराबर 0। तो उसका टाइम पीरियड आपको बताना है। देखिए, बहुत ही सिंपल है अगर आप समझना चाहें तो, ठीक है। आपको जो सरल आवर्त गति है उसकी जो समीकरण दे रखी है वो दे रखी है d2x अपॉन में dt² प्लस अल्फा x, ठीक है। यही इक्वेशन आपको दे रखी है। अब देखिए, सरल आवर्त गति का जो अवकलन रूप है वो क्या है, वो आप सबको पता है। सरल आवर्त गति का जो अवकलन रूप है वो d2x अपॉन में dt² प्लस ω² x इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी जो सरल आवर्त गति का जो अवकलन समीकरण होती है वो ये होती है, ठीक है। सरल आवर्त गति की समीकरण अपन कहते हैं इसको d2x/dt² प्लस ω² x। तो यहाँ से आवर्तकाल निकालना होता है। तो आवर्तकाल t होता क्या है, आवर्तकाल होता है आपका 2π/ω, है ना। 2π में ओमेगा का डिवाइड करते हैं क्योंकि ओमेगा होता है 2π/t। तो ओमेगा यहाँ पर किसके इक्वल है, ओमेगा की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ जो ω² दे रखा है उसकी जगह यहाँ पर अल्फ़ा लिखा है। अगर आप समीकरणों को कंपेयर करो, इस समीकरण को इस समीकरण से, मूल समीकरण से कंपेयर करो, तो यहाँ ω² की जगह अल्फ़ा लिखा गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि ω² यहाँ पर अल्फ़ा के बराबर है, तो ओमेगा जो होगा वो √α हो जाएगा। तो यहाँ पर आवर्तकाल आपका आ जाएगा 2π/, वेट अ मिनट, तो यहाँ आवर्तकाल आपका आ जाएगा, यहाँ आपका आवर्तकाल क्या आ जाएगा, कहाँ गया प्रश्न, अच्छा 1 मिनट, तो यहाँ आपका आवर्तकाल आ जाएगा 2π/ω। तो ओमेगा की वैल्यू होगी √α। तो ओमेगा जो आपका t है, जो आपका आवर्तकाल है, वो 2π/√α हो जाएगा। यहाँ ओमेगा का मान क्या है, √α, क्योंकि ω² जो है वो अल्फ़ा के बराबर था और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से अपन ने निकाल ली, कितनी आ गई, √α, और उसको यहाँ पर आवर्तकाल के फॉर्मूले में रख दिया 2π/ω। तो 2π/√α, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सातवां प्रश्न है, सितार के तार में किस प्रकार के कंपन वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। तो ये तो सबको पता होगा कि सितार जो होता है उसमें जो तार होते हैं वो दोनों तरफ से जॉइंट होते हैं, दोनों तरफ से एक रिजिड मीडियम से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उस कंडीशन पे वहाँ पर अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंगें बनती हैं, स्टैंडिंग ट्रांसवर्स वेव्स बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ अनुप्रस्थ तरंगें बनेंगी, अनुप्रस्थ नेचर की होती हैं। अनुप्रस्थ मतलब कि जो कि जिसमें जो कणों का जो दोलन होता है, कणों का जो ऑक्सिलेशन होता है, वो उनकी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, उनके लंबवत होता है। उनकी जो दोलन करने की जो गति होती है, दिशा होती है, उसके एकदम क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, यानी कि लंबवत होता है। ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। और अप्रगामी होगी, स्टैंडिंग वेव्स होगी, क्योंकि ये दो रिजिड मीडियम के बीच में बनती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, सितार से हमेशा अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंगें
बनती हैं। दो प्रकार की अप्रगामी तरंगें आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक तो अप्रगामी अनुप्रस्थ होती हैं और एक अप्रगामी अनुदैर्घ्य होती हैं। अप्रगामी अनुदैर्घ्य आपको ऑर्गन पाइप में देखने को मिलेगी, अनुनाद नदी जो रेजोनेंस ट्यूब होती है, रेजोनेंस पाइप होती है, उसमें देखने को मिलती है अनुनाद नदी में। और अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं ये आपको वाद्य जैसे कि सितार हो गया, जितने भी आपके मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब कि जिसमें जो तार को जो जॉइंट करके अपन जैसे गिटार बजाते हैं, सितार बजाते हैं, इन सब में आपकी अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंगें बनती हैं। किसी भी रस्सी को आप धागे को किसी भी दो बिंदु से ऐसे बांध दो और उसको बीच में से वाइब्रेट करो तो वहाँ पर भी अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंगें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 8वां प्रश्न है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री पर 330 मीटर जो प्रति सेकंड होता है उसका दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर 330 होता है, वैसे तो 346 मीटर प्रति सेकंड होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 330 दे रखा है तो अपन 0 डिग्री इसके हिसाब से ही सॉल्व कर देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का जो वेग होता है ना, वो परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। वह ध्वनि का वेग जो होता है वो परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो हमसे पूछा क्या है कि हमें एक वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, किसी ताप T पर, और V0 यानी कि V0 यानी कि उसके जो परम जो उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पर आपको दे रखा है उसका वेग। ठीक है, उसका वेग का दुगना हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री पर जो वेग है 330, उसका दुगना हो जाता है, ये हमें निकालना है। तो V/V0 किसके बराबर होगा? √T/T0। ठीक है, V0 पर T0 है और V पर T है, तो T हमें ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर केल्विन पे चेंज कर लेता हूँ। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। तो यहाँ पर V का मान हमें दुगना है, V का मान जो है ये दुगना हो जाएगा V0 का, ध्यान रखना। तो मैं V की जगह 2 V0 रखूँगा, तो V की जगह अगर मैं 2 V0 रख दूँ तो देखो V0 से V0 कट गया, तो जो √T/T0 है ये 2 के बराबर हो जाएगा। और T0 का मान कितना है? T0 का मान है 273 बराबर 2। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पर स्क्वायर लगा देना है बस, और कुछ भी नहीं कर देना है। दोनों तरफ क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे, और उससे अपन को इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। दोनों तरफ स्क्वायर खोल दो तो ये हो जाएगा T/273 बराबर 4। अब 4 को T का मान निकालने के लिए 4 को 273 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12, 28 और 29, 4 2 0 1, 1096 के करीब इसका आंसर आ रहा है। 1096 है ना, सॉरी 1092 यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1092 केल्विन। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, विस्पंदों की आवृत्ति होती है। विस्पंद क्या होते हैं? देखिए, जब दो विभिन्न आवृत्तियों की, जो अलग अलग आवृत्तियों की जो तरंगें होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? वो आपस में अध्यारोपित हो जाती हैं। ठीक है, जब दो अलग अलग आवृत्ति की स्टैंडिंग वेव्स, यानी कि अपन कह सकते हैं अप्रगामी तरंगे, दो अप्रगामी तरंगे जो कि अलग अलग आवृत्तियों की होती हैं, वो उनका जब अध्यारोपण होता है तो विस्पंद बनते हैं। उसमें साउंड में एकदम से लो और एकदम से हाई सुनाई देता है। ठीक है, जो एक तरह से फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं साउंड में वेरिएशंस आते हैं और इसको अपन बीट्स कहते हैं, विस्पंद कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो विस्पंद की आवृत्ति होती है वो दोनों तरंगों की आवृत्तियों का अंतर होता है। अगर एक तरंग की आवृत्ति n1 है और दूसरे की n2 है, तो जो विस्पंद आवृत्ति होगी, बीट फ्रीक्वेंसी n = जो होता है वो n1 - n2 होता है। तो हमेशा ध्यान रखना वो स्वरित्रों की आवृत्तियों का अंतर होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 10th प्रश्न है आपका, एक 10 मीटर लंबा तार है जिसका द्रव्यमान 5 ग्राम है, उस पर 80 न्यूटन का तनाव है, तो अनुप्रस्थ तरंग का वेग, अनुप्रस्थ तरंग का जो वेग होता है वो ध्यान रखना, अनुप्रस्थ तरंग का वेग आपको निकालना है। यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग का वेग जो होगा v = में टेंशन अपॉन में म्यू होता है। अनुप्रस्थ तरंग का वेग क्या होता है? ये म्यू है, ध्यान रखना, टेंशन अपॉन में म्यू। ठीक है, जो घर्षण गुणांक होता है ना म्यू, वैसे ही। ठीक है, टेंशन अपॉन में म्यू। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन अपॉन में म्यू, तो यहाँ पर म्यू का मान हमें निकालना पड़ेगा। म्यू क्या होता है? ठीक है, v = थोड़ा मैं छोटा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। v = में टेंशन अपॉन में म्यू, और म्यू होता है एकांक लंबाई पर द्रव्यमान। जितनी स्प्रिंग की लंबाई है
उसको यूनिट कर दो और मतलब उसको द्रव्यमान से डिवाइड कर दो तो आपको म्यू का मान मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो द्रव्यमान दे रखा है आपको 5 ग्राम दे रखा है, तो 5 ग्राम में हम 10 मीटर लंबा तार है उसका अपन डिवाइड लगा लेंगे। तो 5 ग्राम में किसका डिवाइड कर देंगे, 10 मीटर लंबे तार का हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से इसका अपन को मान पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर म्यू का मान जो होगा वो m/l होगा। तो 5 ग्राम आपको दे रखा है, म्यू इज इक्वल्स टू, म्यू का मान मैं निकाल लेता हूँ 5/10, और ग्राम है तो उसको मीटर में किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो 10 की पावर -3 से गुणा करना पड़ेगा। ये 10 की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻⁻⁴, है ना। तो म्यू का मान आ गया 5 × 10⁻⁻⁴। टेंशन आपको दे रखा है 80 न्यूटन का, तो आपको वेग निकालना है, तो वेग का फॉर्मूला है T/μ, तो 80 में आपको 5 × 10⁻⁻⁴ का डिवाइड लगाना है। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो v का मान आ जाएगा। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो v का मान आ रहा है वो आप देख लेना 400 मीटर प्रति सेकंड यहाँ से आएगा, ठीक है। आप देख लो यहाँ 400 आ ही रहा है, 5 4 से 20 हो गए और 40 अपन में -4 पूरा बाहर जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा कितना, 400 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 40,000 बन रहा है ना, 40,000 सॉरी, हाँ 5 यस, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हो ये 400 मीटर के आसपास ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 400 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, जो कि अनुप्रस्थ तरंग का यहाँ पर वेग होगा। दो खुली ऑर्गन पाइप जिनकी आवृत्तियाँ n1 और n2 हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दो तो मूलभूत आवृत्ति होती है। देखो श्रेणी क्रम में अगर अपन जोड़ दें दो खुली ऑर्गन पाइप को, तो ऑर्गन पाइप क्या होती है, खुली ऑर्गन पाइप, दो तरह की ऑर्गन पाइप होती हैं, एक तो बंद ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और एक ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप्स दोनों को अगर अपन जोड़ दें, ये एक ऑर्गन पाइप होती है, ठीक है। यहाँ से आपका एंटाई नोड और नोड, यहाँ नोड बनता है, यहाँ एंटाई नोड बनता है। खुले हुए सिरों पर एंटी नोड बनता है, और बंद सिर जो बीच वाला जो बंद अंदर जो भाग होता है वहाँ पर नोड्स अपन को देखने को मिलते हैं, ये नोड होता है, और ये जो आयाम है ये पूरा आपका एंटाई नोड होता है, ठीक है। तो ये होती है खुली ऑर्गन पाइप, और इसका जो लंबाई होती है वो λ/2 होती है, ठीक है। तो लंबाई जो होती है वो λ/2 के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो इसकी मूलभूत फ्रीक्वेंसी, जो अपन इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो यहाँ पर होती है वेग अपॉन में 2L। ध्यान रखना, किसी भी ओपन ऑर्गन पाइप की जो मूलभूत आवृत्ति होती है वो V/2L होती है। तो यहाँ पर दो तरह के ऑर्गन पाइप को जोड़ा गया है, तो अपन मूलभूत आवृत्ति F हमें निकालना है। तो V अपॉन में एक की लंबाई अपन L1 मान लेंगे, दूसरे की लंबाई L2 मान लेंगे, तो 1 अपॉन में 2L1 + L2। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना, तो यहाँ से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। देखिए F इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ V अपॉन में 2L1 + 2L2, ठीक है। अब 2L1 और 2L2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए पहली जो ऑर्गन पाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी F1 है, और फ्रीक्वेंसी F1 जो होती है वो बराबर होती है V अपॉन में 2L1 के, ठीक है। ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। दूसरी की फ्रीक्वेंसी में F2 मान लेता हूँ, जो दूसरी ऑर्गन पाइप जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा उसकी F2 फ्रीक्वेंसी है, तो उसके लिए V अपॉन में 2L2 हो जाएगा। और दोनों को अपन यहाँ पर 2L1 और 2L2 का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो 2L1 और 2L2 का जो मान आएगा, 2L1 का मान जो यहाँ से आ रहा है वो आ रहा है आपका V अपॉन में F1, है ना, और 2L2 का मान आ रहा है V अपॉन में F2, ठीक है। तो ये जो दो मान हैं 2L1 का और 2L2 का, ये मैं यहाँ कहाँ पर पुटअप कर दूँगा, ये मैं इस फॉर्मूले में पुटअप कर दूँगा, यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले में पुटअप कर दूँगा। तो यहाँ से F इज़ इक्वल्स टू, जो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V अपॉन में F1 + V अपॉन में F2। 2L1 और 2L2 की जगह मैंने पुटअप कर दिया, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो V से ये कॉमन लेके आप काट देना, तो आपको जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा F1 F2 अपॉन में F1 + F2, ठीक है। यानी कि यहाँ पर n माना है तो n1 n2 अपॉन में n1 + n2 ये फॉर्मूला आएगा। तो ध्यान रखना, दो खुली ऑर्गन पाइप है जिनकी आवृत्तियाँ n1 n2 हैं, तो
फॉर्मूला आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट होगा, n1 n2 अपॉन में n1 प्लस n2, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो देखिए ऊष्मागति का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि जो ऊष्मा है डेल्टा क्यू है वो उसकी इंटरनल एनर्जी के चेंज प्लस उसके कार्य में चेंज के बराबर, उसके निकाय के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऊष्मा गतिकी ऊष्मा के संरक्षण सिद्धांत को ये बताता है, साथ में ऊर्जा संरक्षण को भी ये बताता है। तो ए और सी ऑप्शन दोनों करेक्ट होंगे यहाँ पर। ऊष्मा संरक्षण ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपन कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा की बात होती है। जो दी गई ऊष्मा है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर, योग के बराबर होती है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डी डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ज़्यादा सही बैठेगा, ऊष्मा संरक्षण, हीट कंजर्वेशन। ठीक है, 13th क्वेश्चन है, किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है। तो ध्यान रखना वहाँ पर जो दाब होता है वो कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल जो तापमान है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पर होता है, पर अगर पहाड़ों पर अपन जाते हैं तो वहाँ पर दाब कम होता है। दाब कम होने से, प्रेशर कम होने से तापमान भी कमी आ जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट जो नॉर्मल प्रेशर पे 100 है, वो पहाड़ों पे कम प्रेशर पे थोड़ा सा कम, यानी कि कम ताप पर ही पानी जल्दी जल्दी उबलने लगता है। 100 डिग्री से कम पर ही पानी उबलने लगेगा। ठीक है, तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कम रहता है। ठीक है, ओके। 14th प्रश्न आपका, निम्न में किसको उस पदार्थ की इकाई द्रव्यमान की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं? तो ध्यान रखना लेटेंट हीट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेटेंट हीट क्या होती है? किसी भी पदार्थ की जो इकाई मात्रा होती है उसकी अवस्था परिवर्तन में, उसकी स्टेट चेंज में जो हीट यूज़ होती है उसे लेटेंट हीट कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो Q इज इक्वल्स टू ml से आता है, जहाँ पर L इज इक्वल्स टू आपकी गुप्त ऊष्मा होती है Q अपॉन में m। ठीक है, इकाई द्रव्यमान पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में दी गई ऊष्मा Q अपॉन में m, ये गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, इसकी यूनिट होती है जूल प्रति केजी। ठीक है, जूल प्रति केजी, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समतापीय प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए निकाय की विशिष्ट ऊष्मा। देखिए समतापीय प्रक्रम में जो डेल्टा टी होता है, यानी कि ताप में परिवर्तन होता है, वो शून्य होता है। ताप में परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, तो अगर ताप में परिवर्तन शून्य है तो हम यहाँ से ऊष्मा निकाल सकते हैं, हम यहाँ से विशिष्ट ऊष्मा निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है, तो S इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी, है ना, एम और डेल्टा टी का डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर डेल्टा टी शून्य है, डेल्टा टी क्या है, ज़ीरो है। डेल्टा टी अगर आपका ज़ीरो हो गया, अब समझिए कि डेल्टा टी क्या हो गया, आपका ज़ीरो हो गया, ये पूरा ज़ीरो है, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, S इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन में ज़ीरो, और किसी के भी नीचे ज़ीरो आता है तो उसका मान अनंत हो जाता है। तो ध्यान रखना सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समतापी प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा आपकी अनंत हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि वहाँ ताप नियत रहता है, ताप में परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, ओके। 16वां प्रश्न है, आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक में क्या संबंध है? तो ध्यान रखना 3 तरह के प्रसार गुणांक होते हैं, एक तो आयतन प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ये वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 11th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेखीय प्रसार गुणांक होता है अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, और वो बराबर होता है अल्फा बराबर बीटा बाई 2, और आयतन प्रसार गुणांक होता है गामा, गामा बटा 3। तो ध्यान रखना हमें अल्फा और गामा का पूछा गया है यहाँ पर, रेखीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांक। तो यहाँ पर ध्यान रखना रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में ये संबंध होता है। तो गामा क्या हो जाएगा, गामा आपका हो जाएगा 3 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो है वो, सॉरी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो है वो 3 इंटू लीनियर एक्सपेंशन है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। 17वां प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार केल्विन प्लांक कथन के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए सिंक से ऊष्मा लेकर उसे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित करते हैं। तो बिल्कुल गलत है, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिंक से कैसे ऊष्मा ली जा सकती है? तो सिंक से ऊष्मा अपन ले नहीं सकते, क्योंकि सिंक में तो अपन ऊष्मा देते हैं, ठीक है, उत्सर्जित करते हैं, उसको देते हैं ऊष्मा, ठीक है। सिंक में जो बची हुई ऊष्मा, जो अनयूज्ड ऊष्मा है, वो सिंक में अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सोर्स से अपन ऊष्मा लेंगे यहाँ पर। तो पहला कथन केल्विन प्लांक कथन नहीं है। इंजन की दक्षता हमेशा 1 से अधिक होती है, बिल्कुल गलत है। इंजन की दक्षता हमेशा 1 से कम ही होगी, क्योंकि हम कभी भी कार्य को पूर्णतः ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यह केल्विन प्लांक का ही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए उस स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर दें, ऐसा इंजन निर्माण असंभव है। ये किसने कहा था? केल्विन प्लांक कथन। 2 तरह के कथन होते हैं, 3 तरह के होते हैं वैसे तो। आपका जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है, उसमें एक केल्विन स्टेटमेंट है जो ये कहता है कि किसी भी ये असंभव है कि हम किसी भी बॉडी को, उसके जो सिस्टम है उसको, अगर हम उसकी सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम तापमान करके, सराउंडिंग के टेम्परेचर से लोएस्ट टेम्परेचर करके उससे अपन वर्क ले लें, ऐसा करना असंभव है। ये केल्विन स्टेटमेंट है। क्लॉसियस का स्टेटमेंट ये कहता है कि ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे ऊष्मा को, हीट को ट्रांसफ़र कर सके। ऐसी मशीन नहीं बन सकती, हमेशा हीट एनर्जी हाई टू लो जाती है, लो टू हाई कभी नहीं जाती है। क्लॉसियस ने कहा था। और क्लॉसियस, केल्विन प्लांक ने, दोनों का स्टेटमेंट है। केल्विन प्लांक ने क्या कहा था कि चक्रीय प्रक्रम में स्रोत से ऊष्मा लेके, जो आपका सिंक है, स्रोत मतलब सोर्स से ऊष्मा लेके हम उसे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित करना, ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो कि पूर्णतः उसे सोर्स से ऊष्मा ले और पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर दे। मतलब सिंक में एनर्जी जाए ही नहीं, सिंक में ऊष्मा जाए ही नहीं, ऐसा करना असंभव है। तो ये क्लॉसियस प्लांक का कथन था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। एसएचएम कर रहे कण की कुल ऊर्जा, एसएचएम कर रहे कण की कुल ऊर्जा, ध्यान रखना, एसएचएम कर रहे कण की कुल ऊर्जा होती है, वेट अ सेकेंड, एसएचएम कर रहे कण की जो टोटल एनर्जी जो ईटी होती है, टोटल एनर्जी ईटी जो होती है वो ½ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। ए यहाँ आयाम होता है, तो ½ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो m ओमेगा स्क्वायर को अपन k कह देते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो ½ k a स्क्वायर हो जाती है, यानी कि हाफ मतलब 0.5, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो ½ k a स्क्वायर होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एसएचएम में जो टोटल एनर्जी होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल ही होता है। गतिज ऊर्जा आपकी होती है ½ ओमेगा, हाफ जैसे अपन k कहते हैं, ½ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है ½ k x स्क्वायर। दोनों को जोड़ दोगे तो ½ k a स्क्वायर आ जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में टेलीफोन तारों के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रखना, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नाम से ही पता चल रहा है, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो होता है वो व्हीट स्टोन सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत जो होता है P/Q = R/S, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर ये टेलीफोन तार जो होते हैं, टेलीफोन जो अपने जो पोस्ट ऑफिस जो होते हैं उसमें जो टेलीफोन तार होते हैं, उनका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स नामक युक्ति का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 21वां प्रश्न है, मीटर ब्रिज प्रयोग में बाईं तरफ तथा दाईं तरफ के प्रतिरोध अंतराल रेजिस्टेंस गैप 2:3 में है। तो बाई नहीं है, यहाँ पर बाई है, ठीक है। बाई और से संतुलन बिंदु आपको ज्ञात करना है। तो मीटर ब्रिज जो होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पर कार्य करता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करते हुए हम जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत जो है वो आपका है P/Q = R/S, और इसी को हम मीटर ब्रिज में इस्तेमाल करते हैं। किस तरह इस्तेमाल करते हैं? मीटर ब्रिज की जो लंबाई होती है, मीटर ब्रिज में जो तार अपन लेते हैं वो उसको एक मीटर के जो 100 हिस्से करते हैं, मतलब 100 मीटर का तार होता है, पूरा का पूरा 100 मीटर का तार होता है। अब मान लो लेफ़्ट साइड से यहाँ पर संतुलन बिंदु की जो लंबाई है वो L1 है, तो राइट साइड से कितनी हो जाएगी? 100 - L1 हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो टोटल लंबाई होती है वो आपकी कितनी होती है? टोटल लंबाई होती है वो आपकी L1 होती है। तो L1 100 में से L1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर इसको मैं मान लूँगा आपका P,
और इसको मान लूँगा Q। तो P बाय Q इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा L1 अपॉन में 100 माइनस L1, ठीक है। L1 अपॉन में 100 माइनस L1, ठीक है। वेट अ सेकेंड। ओके, तो P बाय Q किसके बराबर हो गया? L1 अपॉन में 100 माइनस L1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो P बाई Q किसके बराबर हो गया? L1 अपॉन में 100 माइनस L1। अब यहाँ पर आपको अनुपात दे रखा है 2:3, ठीक है। तो 2:3 दे रखा है, तो P बटा Q की जगह 2/3 रख दो, 2 अपॉन में 3 और उसको बराबर कर दो L1 अपॉन में 100 माइनस L1 के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो मेन वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 200 माइनस 2L और प्लस का 3L आ जाएगा। 3L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3L1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200 माइनस 2L1। तो इसको आप जोड़ दो, 2L को उधर भेज दो तो आपका 5L1 हो गया। 5L1 बराबर 200, तो L1 आपका हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो तार की जो लंबाई होगी, संतुलन बिंदु की जो लंबाई होगी वो 40 मीटर होगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आज का आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। एक कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा जिस पर भूरे, काले एवं भूरे रंग की पट्टियाँ बनी हुई हैं? तो ध्यान रखना, ये कार्बन प्रतिरोध आपको याद होना चाहिए। कार्बन प्रतिरोध कैसे याद करना है ये आपने ट्रिक समझी होगी। कार्बन प्रतिरोध की ट्रिक क्या है? बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वाइट गोल्डन एंड सिल्वर, वाइट गोल्डन एंड सिल्वर, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वाइट गोल्डन सिल्वर। पहला ब्लैक के लिए है, दूसरा ब्राउन के लिए है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है। यहाँ पर ध्यान रखना डब्लू नहीं है, यहाँ पर आपका वी भी आएगा बीच में। मैं आपको एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा देखिए, बी रॉय ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रेट ब्रिटेन ग्रीन और ब्लू, वॉयलेट आएगा वेरी गुड, वेरी गुड, वी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड। वी मतलब वॉयलेट और जी मतलब ग्रे, और फिर आता है डब्लू मतलब वाइट, जी मतलब आपका दोबारा जी आ गया गोल्डन है, और लास्ट में आपका एस आता है जो कि सिल्वर के लिए होता है। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ भी कह सकते हैं, अलग अलग ट्रिक होती है। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, फिर आता है वाइट, ग्रेट एंड वाइट, गोल्डन एंड सिल्वर, ठीक है। तो इन सब के लिए आपको अंक याद रखना है, सभी के लिए क्या क्या अंक होता है। तो यहाँ 0 से लेकर आपके 9 तक, ब्लू से जो आपका ब्राउन ब्लैक से स्टार्ट हो रहा है ना, ब्लैक से, ब्लैक 0 से स्टार्ट होता है, फिर आपका 1 आता है, फिर आपका 2 आता है, फिर आपका 3 आता है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ये वाइट तक 9 तक जाता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना यहाँ पर आपको भूरे, काले और भूरे की पूछी है, ठीक है। भूरे, ब्लैक, सबसे पहले ब्राउन है, ब्राउन, ठीक है, और फिर ब्लैक है। पहले आपका ब्राउन है, फिर ब्लैक है, फिर ब्राउन है। तो ब्राउन के लिए जो कोड होता है वो आपका 0 होता है, सॉरी 1 होता है। ब्राउन के लिए क्या कोड होता है? 1 होता है। ब्लैक के लिए आपका 0 होता है। और ब्राउन का आपको गुणक प्रतिशत आपको पता होना चाहिए। तो ब्राउन का गुणक प्रतिशत होता है 10 की पावर 1। तो 10 की पावर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन प्रतिरोध इस तरह से आपको निकालते हैं। पहले अपन को जितने भी ये 3 तरह के आपको कलर दे रखे होते हैं, पहले कलर में जो पहला कलर आपको कार्बन प्रतिरोध का दे रखा है वो अंक को निरूपित करता है। जैसे भूरा रंग दे रखा है ना पहला, तो भूरा रंग अंक बताएगा, तो इसका अंक होता है, भूरे का अंक होता है 1। ब्लैक दूसरा जो कलर है वो बताता है गुणक, दूसरा कलर भी अंक को ही बताता है, दूसरा कलर भी आपको अंक को ही बताएगा। तो यहाँ ब्लैक दे रखा है दूसरा कलर, तो ब्लैक का अंक होता है 0, तो 10 हो गया। अब तीसरा जो कलर आएगा वो आपका गुणक प्रतिशत बताएगा। तो ध्यान रखना, ब्राउन का गुणक प्रतिशत होता है 10 की घात 1। ब्लैक से आपके सिल्वर तक 10 की घात 0 से लेकर 10 की घात -2 तक चलते हैं।
10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, ये b से लेकर s तक पूरे 10 की घात 0 से लेकर 10 की घात -2 तक गुणक प्रतिशत चलते हैं। तो पहला अंक आपका, पहला कलर अंक को बताता है, दूसरा कलर भी अंक को बताता है, तीसरा कलर गुणक प्रतिशत बताता है। तो यहाँ से अपन ने ब्राउन के लिए 1 लिखा, ब्लैक के लिए 0 लिखा, और ब्राउन का गुणक प्रतिशत क्या था 10 की पावर 1। तो 10 की पावर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। तो 100 ओम आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसको मैं एक बार और बता दूंगा, अभी थोड़ा सा जल्दबाजी में अपन कर रहे थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ये आपको खूब समझ में आए होंगे। ठीक है, ये जो ट्रिक है ये आप याद रख लीजिएगा, कार्बन प्रतिरोध की। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, फिर आता है कौन सा, गोल्डन सिल्वर। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, BBROY GBVGWGS। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर। इनके अंक आपको याद रखने हैं। ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, वाइट का 9। ठीक है, गोल्डन सिल्वर का कोई अंक नहीं होता है। उनका गुणक प्रतिशत आपको याद रखना है। ब्लैक का 10 की घात 0, ब्राउन का 10 की घात 1, रेड का 10 की घात 2, ऐसे आपको वाइट तक 10 की घात 9 तक जाना है। फिर गोल्डन का होता है 10 की घात -1 और सिल्वर का होता है 10 की घात -2। तो पहला अंक, पहला कलर आपका बताता है अंक के बारे में, दूसरा कलर आपका भी अंक के बारे में बताएगा, तीसरा कलर गुणक प्रतिशत के बारे में बताता है। तीनों को इकट्ठा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, प्रतिरोध के बारे में पता चल जाएगा। तो ये इतने क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे आज के प्रश्न हमारे। ये सेशन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको कुछ समस्या है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है और जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तो हो सकता है कि अभी थोड़ा सा लेट अपलोड हो वीडियो। ठीक है, पर मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्द से जल्द अपलोड करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आप इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।